यस, तो हम लोग आज क्या बात करने वाले हैं, तो आप देख ही रहे होंगे टॉपिक को, जो है गीगर लॉ के बारे में बात करेंगे और गीगर न्यूटन लॉ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक्चुअली हम लोग अभी सब बातों को समझ चुके हैं कि अल्फा डीके क्या होता है। इसके बारे में भी आपको अलग से जो है वीडियो बने हुए हैं जिसमें जानकारी दिया हुआ है कि अल्फा डीके क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग ये जानकारी एक्चुअली जो उस दौरान भी दिए होंगे कि अल्फा पार्टिकल जो रहा करता है उसके पास कुछ एनर्जी रहा करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो अभी पढ़ने वाले हैं वो गीगर लॉ के बारे में और गीगर न्यूटन लॉ के बारे में, इसमें रेंज के बारे में एक्चुअली बात आया करेगा कि रेंज जो है अल्फा पार्टिकल का क्या हुआ करता है। हम लोग रेंज के बारे में जो है बात करेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए एक्चुअली जब सपोज कर लीजिए जैसे न्यूक्लियस है, अब ये बात तो पुराना हो चुका है। ठीक है, कि न्यूक्लियस जब डिसइंटीग्रेट करता है, ठीक है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जब डिसइंटीग्रेट करता है तो वो अल्फा पार्टिकल को इमिट कर सकता है। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल को इमिट करते हुए न्यूक्लियस यदि डिके करता है, डिसइंटीग्रेट करते हैं, तो हम लोग इसको वैसे न्यूक्लियस को, ठीक है, या एटम को हम लोग अल्फा इमीटर बोलते हैं। अल्फा इमीटर, ठीक है, क्योंकि अल्फा इमिट करने वाला है तो ये अल्फा एमीटर इसको बोला करते हैं। ठीक है, और ये अल्फा पार्टिकल को इमिट किया तो वैसा जो प्रोसेस हो रहा है, जो प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन होगा, उसको हम लोग अल्फा डीके बोलेंगे एक्चुअली, क्योंकि अल्फा पार्टिकल को एक तरह से इमिट कर रहा है डिसइंटीग्रेशन के दौरान, जो है अल्फा पार्टिकल को इमिट कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग अल्फा डीके बोलते हैं। और ये जो न्यूक्लियस है जो डिसइंटीग्रेट कर रहा है इस तरह से, इसको हम लोग अल्फा इमिटर बोलते हैं। और ये अल्फा पार्टिकल इमिट किया एक्चुअली। ठीक है, जो कि आपका एक तरह से उसको हम लोग सिंबॉलिक रूप से जो है इस तरह से करके इसको रिप्रेजेंट करा करते हैं। ठीक है, इस तरह से करके इसको जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हीलियम का न्यूक्लियस के रूप में उसका जो है रिप्रेजेंटेशन रहा करता है अल्फा पार्टिकल का। ठीक है, तो ये सब बातें जो है हो चुका है। अब जो रेंज रहा करता है, ये जो अल्फा पार्टिकल एक्चुअली जो निकले हैं, जो अल्फा पार्टिकल जो निकला है, देखा जाता है कि किसी मीडियम में जब आप उसको जो है इंटर करने देते हैं या प्रवेश करने देते हैं, इंटरैक्ट करने देते हैं, जैसे एयर में ही मान लीजिए मूव कर रहा है, या नाइट्रोजन का चैम्बर है उसमें आप उसको मूव कराइए एक तरह से, या कोई और भी मटेरियल है, पानी है उसमें आप उसको मूव कराइए, तो देखा जाता है कि आप अलग अलग मटेरियल के साथ उसका इंटरेक्शन करवाइएगा, उसमें मूवमेंट कराइएगा, तो कुछ खास दूरी होता है। उस दूरी तक जाते जाते जो है अल्फा पार्टिकल का जो कैरेक्टरिस्टिक है, आयोनाइजेशन पावर जैसे हो गया, ठीक है, जो फोटोग्राफिक जो एक तरह से प्रॉपर्टी हुए, ठीक है, जो इसका फ्लोरेसेंट प्रॉपर्टी रहा करते, वो काफ़ी कम पड़ जाता है, एक तरह से नेग्लिजिबल हो जाता है। तो वो दूरी जहां तक में वो इफेक्टिव रखे रह पाता है, ठीक है, तो वो दूरी को ही हम लोग उसको रेंज बोलते हैं एक तरह से। कैसे, मान लीजिए कोई गोली जो है, सपोज कर लीजिए कोई बंदूक छोड़ा, ठीक है, तो क्या है उसका हिट करने का, ऐसा तो नहीं कि बंदूक से गोली छोड़ दी है यहाँ से तो अमेरिका चला जाएगा, लंदन चला जाएगा, या इस पृथ्वी से बाहर चला जाएगा, ऐसा तो है नहीं, कुछ रेंज है। ठीक है, मान लीजिए वो 100 मीटर की दूरी पे जा रहा है, किलोमीटर की दूरी पे जा रहा है, ऐसा हो सकता है, जितना पावरफुल रहेगा उसके हिसाब से उसका एक रेंज होगा। ठीक है, तो वैसे ही जो है हम लोग एक एग्जांपल हम समझाएं उधर से, जो है वैसे ही जो है एक तरह से अल्फा पार्टिकल का अपना एक रेंज होता है, एक डिस्टेंस होता है, किसी मीडियम में कितना दूर तक वो ट्रैवल करेगा अपने एनर्जी को बरकरार रखते हुए, जो कि आयनाइजेशन पावर से उसको हम लोग एक तरह से जो है डिटेक्ट करेंगे, या फ्लोरेसेंट वगैरह जो पावर होता है, फ्लोरेसेंट प्रॉपर्टी जो एक्चुअली रहा करता है, जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्चुअली जो है वो किसी मीडियम से एक्चुअली गुजरता है, किसी मीडियम से इंटरैक्ट करता है या मटेरियल से, तो एक तरह से ग्लोइंग इफेक्ट जो है क्रिएट करके देता है। वैसे हम लोग इफेक्ट को हम लोग जो है बोला करते हैं फ्लोरेसेंट इफेक्ट रहा करता है। कैसे, ट्यूबलाइट है, तो ट्यूबलाइट के अंदर जो है, जो शीशा के अंदर जो है कुछ कोटिंग मटेरियल किया रहता है, जिसपे जब चार्ज पार्टिकल या आयन जब टकराते हैं तो ग्लो करता है, जिसकी वजह से ट्यूबलाइट जो है आपको इमेज, ट्यूबलाइट जो है ग्लोइंग टाइप का इमेज आपको देता है, मतलब ग्लो करता हुआ रहता है आपको जो। ठीक है, तो वैसे इसीलिए उसका नाम जो है फ्लोरेसेंट ट्यूब भी बोला हुआ रहता है। ट्यूबलाइट जो अभी पहले वाला जिसमें गैसियस वाला ट्यूबलाइट, अभी तो एलईडी वगैरह भरे हुए, अभी तो एलईडी वगैरह लगे रहते हैं, एक तरह से भरे हुए नहीं रहते हैं, एलईडी लगे हुए रहते हैं। तो उसमें जो पहले वाला जो ट्यूबलाइट जो है कुछ समय अभी पहले तक जो चल रहा था, कुछ समय बाद हो सकता है विलुप्त हो जाए वो। ठीक है, तो उसमें गैस भरे रहते थे उस ट्यूब में एक्चुअली, इसलिए देखते होंगे जब तोड़ते होंगे तो ब्लास्ट करता है एक्चुअली जो। ठीक है, तो खैर हम लोग जो है बातों पे आते हैं कि जो रेंज रहा करता है अल्फा पार्टिकल का, जैसे आप किसी अल्फा पार्टिकल को किसी मीडियम में आप भेजते हैं तो एक्चुअली कितना दूरी तक वो अपने आयनाइजिंग पावर को इफेक्टिव रखे रह पाता है, ठीक है, फ्लोरेसेंट प्रॉपर्टी को इफेक्टिव रखे रह पाता है, इसी को हम लोग जो है रेंज बोला करते हैं। ठीक है, तो ये जो रेंज रहा करता है, ठीक है, इसके बारे में जो है वो गीगर के द्वारा जो है स्टडी किया गया। ठीक है, तो कुछ जो अल्फा पार्टिकल रहा करता है उसका रेंज ज़्यादा रहा करता है, किसी अल्फा पार्टिकल का रेंज कम कर रहा करता है, डिपेंड करता है एक्चुअली किस न्यूक्लियस से डिसइंटीग्रेट एक्चुअली हुआ है। ठीक है, अलग अलग रेडियो एक्टिव एटम्स का जो है सपोज कर लीजिए डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, तो ए अल्फा जो पार्टिकल निकल रहे होंगे अलग अलग न्यूक्लियस से, तो
तो अलग अलग एनर्जी का हो सकता है। पहले से समझा जाता था कि सभी अल्फा पार्टिकल का एनर्जी चाहे वो जिस भी रेडियो एक्टिव मटेरियल से निकलता रहे, रेडियम से निकलता रहे, पोलोनियम से निकलता रहे, थोरियम से, यूरेनियम से, जिससे भी निकलता रहे, एक्चुअली जो है सबका अल्फा पार्टिकल का एनर्जी जो बराबर होगा, ऐसा पहले सोचा जाता था, ठीक है। लेकिन बाद में एक्सपेरिमेंट के बाद इस तरह देखा गया कि अलग अलग अल्फा पार्टिकल जो निकल रहे हैं एक्चुअली, ठीक, अलग अलग रेडियो एक्टिव एलिमेंट से या मटेरियल से यानी उसके न्यूक्लियस से, उसका एनर्जी अलग अलग एक्चुअली रहा करता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा एनर्जी रहेगा उतना ही ज़्यादा उसका रेंज रहा करेगा एक्चुअली जो है, ठीक है। तो जो इसका रिलेशन देखा गया, ठीक है, गीगर के द्वारा क्लासिकली रूप से देखा गया कि जो रेंज होते हैं, ठीक है, गीगर लॉ बोलता है जो रेंज है अल्फा पार्टिकल का जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी का पावर 3/2 रहा करता है, ठीक है। रेंज जो रहा करता है वो इतना रहा करता है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल का रेंज क्या होता है बताएं हम आपको, जो है वो दूरी जिसमें अल्फा पार्टिकल अपने एनर्जेटिक कैरेक्टरिस्टिक को, जैसे आयनाइजेशन पावर वगैरह, फ्लोरेसेंट पावर वगैरह को जो है बरकरार रखे हुए रहता है, उसको हम लोग जो है रेंज बोला करते हैं। फिर वो दूरी के बाद जो है वो अनइफेक्टिव या इनसिग्निफिकेंट एक्चुअली हो चुका रहता है, ठीक है। एक तरह से उसमें इफेक्टिवनेस खत्म हो चुका रहता है, उतना ज़्यादा आयनाइजेशन पावर वगैरह नहीं रहता, मतलब, ठीक है। तो वैसे को हम लोग जो है बोलते हैं जो जितना दूरी जो इफेक्टिवनेस रख पाया, सिग्निफिकेंट दूरी, ठीक है, उसको हम लोग रेंज बोलते हैं अल्फा पार्टिकल का। तो गीगर के द्वारा जो है रेंज को देखा गया कि अल्फा पार्टिकल का जो रहा करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई का पावर 3/2 रहता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एनर्जी के कितना रहता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ई का पावर 3/2 रहा करता है, ठीक है। तो ये रहा, तो इसी को हम लोग गीगर लॉ बोला करते हैं। और ये जो है लॉ जो लाया गया एक तरह से समझिए तो इंपेरिकली रूप से जो है गीगर के द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, ठीक है। उसके बाद जो है गीगर और न्यूटन के द्वारा जो है कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, ठीक है, उससे कुछ और कंक्लूजन एक्चुअली लिए गए, ठीक है, गीगर न्यूटन लॉ। तो अभी तक में आप समझ चुके होंगे कि हम लोग क्या बोल रहे थे ये रेंज के बारे में। तो गीगर न्यूटन लॉ, ठीक है, ये क्या रहा करता है इसके बारे में, ठीक है। देखिए गीगर न्यूटन के द्वारा जो है कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए अल्फा पार्टिकल पे, जिसमें जो उसके रेंज वगैरह के बारे में स्टडी किया गया, ठीक है। और देखा गया कि जो रेडियो एक्टिव एटम जो है उसका जो न्यूक्लियस है, उसका जो डीके कांस्टेंट है, उसका डीके कांस्टेंट और अल्फा पार्टिकल का रेंज के साथ कुछ रिलेशन है क्या। तो पाया कि वो कुछ रिलेशन एक्चुअली रहा करता है, किसका बीच में, लैम्डा के बीच में, जो कि डीके कांस्टेंट है किसका, वो न्यूक्लियस का है, ठीक है। रेडियो एक्टिव जो एटम है उसके न्यूक्लियस का डीके कांस्टेंट, ठीक है। और जो रेंज है अल्फा पार्टिकल का, उसके बीच में कुछ रिलेशन एक्चुअली है। वो रिलेशन के बारे में ही जो है गीगर और न्यूटन के द्वारा जो है एक रूल दिया गया इंपेरिकली रूप से, जिसको हम लोग इस तरह से उसको प्रेजेंट करते हैं। वो रहा करता है लॉग लैम्डा, ठीक है, लॉग लैम्डा इज इक्वल टू ये a प्लस b और ये लॉग r रहा करता है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका बेस रहा करता है, ये बेस जो है सेल्फ अंडरस्टूड रहे कि आपका बेस जो है ई रहा करता है, इसलिए इसको आप नेचुरल लॉग के रूप में भी जो है इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो लैम्डा रहा करता है, ठीक है, डीके कांस्टेंट, ठीक है, ये डीके कांस्टेंट, ये डीके कांस्टेंट है किसका, किसका डीके कांस्टेंट, वो रेडियो एक्टिव एटम का या न्यूक्लियस का, ठीक है, डीके कांस्टेंट, ठीक है। और ये आर जो है रेंज है, ठीक है, रेंज है अल्फा पार्टिकल का, ये रेंज है ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो ये रिलेशन जो है देखा गया। हालांकि इसको आप बाद में जो है इसको हम लोग गैमोज लॉ जब पढ़ेंगे एक्चुअली, गैमोज थ्योरी ऑफ अल्फा डीके, तो इसको हम लोग प्रूफ कर पाएंगे, क्योंकि गैमोज थ्योरी के द्वारा इसको लाया जा सकता है। बाकी ये इंपेरिकली रूप से जो है कैसे कोई डेटा को आप निरीक्षण करके अच्छी तरह से, कुछ आंकड़ों को निरीक्षण करके, कुछ ग्राफ वगैरह को स्टडी करके हम लोग कुछ रूल को जो है गेस कर सकते हैं, उसी तरह का जो है गेसिंग जो है गीगर और न्यूटन के द्वारा जो है किया गया था। इसलिए इसको हम लोग इंपेरिकल भी एक तरह से फार्मूला बोलते हैं गीगर और न्यूटन के नजरिए से जो, ठीक है। बाद में जो है गैमोज के द्वारा जब थ्योरी दिया गया, ठीक है, गैमोज का जो डीके लॉ एक्चुअली है, गैमोज का जो थ्योरी एक्चुअली दिया गया अल्फा डीके वगैरह के बारे में, ठीक है, तो उससे आप इसको डिराइव कर सकते हैं इस तरह का रिलेशन को एक्चुअली, ठीक है। तो वो क्वांटम एक तरह से पिक्चर रहा करता है, क्वांटम अप्रोच रहा करता है जो गैमोस थ्योरी ऑफ अल्फा डीके है। ये जो गीगर न्यूटन लॉ जो है ये क्लासिकल अप्रोच रहा करता है अल्फा डीके के बारे में पढ़ने का, ठीक है। क्लासिकल इसमें फिजिक्स इस्तेमाल किए हुए हैं, ठीक। तो ये आपका रहा करता है जिसमें ए और बी जो है ये कांस्टेंट है और आर जो रहा करता है वो क्या रहता है, वो रेंज रहा करता है। तो इसी को हम लोग गीगर न्यूटन लॉ बोला करते हैं, ठीक है। कुछ और चीज़ें देखा गया एक्चुअली गीगर न्यूटन के द्वारा जो है, कुछ और चीज़ें क्या देखा गया, देखा गया कि जो न्यूक्लियस या रेडियो एक्टिव एटम का कम एक तरह से हाफ लाइफ टाइम पीरियड है, कम हाफ लाइफ टाइम पीरियड मतलब जल्दी जल्दी डीके करना चाह रहा है, जो जल्दी जल्दी डीके करने वाला है, यदि वैसा रेडियो एक्टिव एटम, ठीक है, या न्यूक्लियस जो है यदि वो अल्फा डीके कर रहा है, मतलब अल्फा इमीटर की तरह यदि बिहेव कर रहा है, ठीक है,
और उसका जो हाफ लाइफ टाइम है न्यूक्लियस का जो है कम है एक्चुअली, मतलब जल्दी जल्दी डीके करना चाह रहा है, तो वो ज़्यादा एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल को जो है वो इमिट करके देगा। तो लॉजिकल बात भी आप समझ सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है अनस्टेबल बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसका हाफ लाइफ टाइम जो है एक्चुअली कम है, जल्दी जल्दी वो ब्रेक करना चाह रहा है, कम समय में ही वो अपने आप को आधा कर ले रहा है, इसका मतलब यही होता है। तो यदि वो अल्फा इमीटर है, मतलब अल्फा डीके प्रोसेस के द्वारा जो है यदि वो डीके कर रहा है, ठीक है, तो ज़्यादा एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल को जो है वो इमिट करा करता है। कौन? न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस जिसका हाफ लाइफ टाइम जो है कम एक्चुअली है, कम समय में वो डीके कर जाता है, ठीक है, हाफ हो जाता है ऑफ द इनिशियल वैल्यू। तो वैसे से जो अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, ठीक है, वो ज़्यादा तेजी से निकलता है, ज़्यादा एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल रहा करता है, ठीक है। तो इसको आप कंक्लूड कर सकते हैं कि जो है अल्फा जो इमीटर होते हैं, अल्फा इमीटर, ठीक है, अल्फा इमीटर जो कि न्यूक्लियस रहा करेगा, ठीक है, न्यूक्लियस, ठीक है, अल्फा इमीटर ऑफ लो हाफ लाइफ टाइम, जिसका हाफ लाइफ टाइम कम हो, समझिए हाफ लाइफ टाइम कम हो, हाफ लाइफ टाइम, ठीक है, ये जो इमिट करा करेगा, ये जो इमिट करा करेगा, ये एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल को जो है इमिट करेगा, इमिट्स, ठीक है, ये इमिट करेगा, एमिट एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल, ठीक है, एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल, ये ज़्यादा एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल को इमिट करेगा, ठीक है। और वैसा अल्फा इमीटर, वैसा न्यूक्लियस जो कि रेडियो एक्टिविटी के दौरान डीके कर रहा है और अल्फा पार्टिकल को इमिट कर रहा है, ठीक है, तो वैसा न्यूक्लियस जिसका हाफ लाइफ टाइम जो है ज़्यादा हो, ठीक है, हाफ लाइफ टाइम ज़्यादा हो मतलब ज़्यादा समय के बाद अपने आप को डिसइंटीग्रेट करके हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू करता हो, तो ज़्यादा समय ले रहा है डिसइंटीग्रेट होने में, तो उससे जो अल्फा पार्टिकल निकल रहा होगा, उस अल्फा पार्टिकल का एनर्जी जो है क्या रहेगा, वो कम रहा करेगा, ठीक है। तो इस तरह का सिचुएशन जो है देखा गया किसके द्वारा? गीगर के द्वारा, ठीक है। तो आप इस बात को भी जानकारी दे सकते हैं कि अल्फा इमीटर ऑफ हाई हाफ लाइफ टाइम, जिसका ज़्यादा लार्ज हाफ लाइफ टाइम एक्चुअली रहेगा, मतलब ज़्यादा समय लेगा अपने आप को हाफ होने में, ठीक है, तो वैसे न्यूक्लियस या अल्फा इमीटर से जो है अल्फा पार्टिकल जो निकला करेगा उसका एनर्जी जो है लो रहा करेगा। ऐसा गीगर न्यूटन के द्वारा जो है एक्सपेरिमेंटली रूप से ऑब्जर्व किया गया, और ये सभी को जो है समराइज हम लोग करते हैं गीगर न्यूटन लॉ में, जिसको एक तरह से एक्सप्रेशन के रूप में इस तरह से हम लोग इसको दिया करते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। और ये सभी जो है क्लासिकल सिनेरियो है, क्लासिकल अप्रोच है स्टडी करने का, ठीक है। तो इसलिए गीगर न्यूटन लॉ किसके अंतर्गत आता है? क्लासिकल फिजिक्स के दौरान आता है, ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत आया करता है। कई सारी बातें जो है गीगर न्यूटन लॉ के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया सकता है, क्वांटम अप्रोच का जरूरत पड़ता है, जो कि गैमोस के द्वारा जो है लाया गया, ठीक है। तो गैमोस थ्योरी जो है वो क्वांटम अप्रोच रहा करता है, काफ़ी डिटेल थ्योरी रहा करता है अल्फा डीके को समझने के लिए एक्चुअली, ठीक है। अब जो है और भी कुछ इसमें जो है जानकारी लिया गया, ये तो आपको मालूम चल गया कि ये जो है गीगर न्यूटन लॉ ये क्या रहता है, रेंज के बारे में क्या जानकारी दी है, डीके कांस्टेंट और रेंज के बीच में क्या रिलेशन दिए, यहीं पे थोड़ा कर दे रहे ऐसे, यहाँ पे जगह है, ग्राफ जो है एक्चुअली वो कुछ ड्रॉ करके देखें, ठीक है, जो कि लॉग लैम्डा, ठीक है, और ये आर के बीच में, रेंज के बीच में जो, ठीक है, रेंज के बीच में, ठीक है, जो रेंज रहा करता है इसके बीच में जब वो ग्राफ एक्चुअली ड्रॉ करके देखें, तो ये जो ग्राफ रहा करता है वो स्ट्रेट लाइन का एक्चुअली रहा करता है, ठीक है, लॉग आर के बीच में या आप आर के बीच में आप इस तरह से करके दीजिए, तो ये स्ट्रेट लाइन का एक्चुअली ग्राफ रहा करता है, देखा गया, जो कि ये यूरेनियम का सीरीज है, ठीक है, यूरेनियम सीरीज, ठीक है, थोरियम सीरीज, तो ये क्या रहा करते हैं, ये पैरेलल रहा करते हैं, ठीक है, और ये एक्टिनियम सीरीज, ठीक है, तो ये जो रहा करते हैं वो पैरेलल रहता है और स्ट्रेट लाइन ग्राफ रहता है, जो कि इसको सपोर्ट कर रहा है एक तरह से, जो, ठीक है, इस वाले इक्वेशन को वो सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसके बीच का जो ग्राफ रहा करते हैं वो स्ट्रेट लाइन रहा करता है, ठीक। तो यही सब जो समरी एक्चुअली दिया गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये गीगर न्यूटन्स लॉ रहा करता है, ठीक है, जो कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ द अल्फा डीके एक्चुअली, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे किसके बारे में, गैमोस थ्योरी ऑफ अल्फा डीके विच इज द क्वांटम अप्रोच, जो कि क्वांटम अप्रोच है, ठीक है, और उससे आप जो है न्यूटन्स का भी जो ये जो लॉ एक्चुअली गीगर न्यूटन्स लॉ को आप सामने ला सकते हैं। और एक अच्छे थ्योरी में ये बात हमेशा रहा करता है कि जो उसके पूर्वत थ्योरी है, जो पहले का उसका थ्योरी, जो कि इसमें कुछ चीज़ें सिग्निफिकेंट थे, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट था, उसको साथ साथ में एक्सप्लेन करते हुए जो आगे का थ्योरी वो सामने रख पाए और जो कमियां हैं उसको दूर कर पाए। तो गैमोस थ्योरी कुछ इसी तरह का थ्योरी है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा लंबा डिस्कशन का एक्चुअली वो ज़रूरत रखता है एक्चुअली, ठीक है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे गैमोस थ्योरी ऑफ अल्फा डीके। इससे पहले हम लोग पढ़े क्या, ये गीगर न्यूटन्स लॉ ऑफ अल्फा डीके, ठीक है। तो इसमें हम लोग कुछ बातें सीखें।
तो ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और अल्फा डीके के बारे में आपको ज़्यादा पिक्चर जो है क्लियर हो रहा होगा एक्चुअली जो, ठीक है, क्योंकि हम लोग अल्फा डीके पे ही फोकस हो चुके हैं पूरी तरह से, अल्फा डीके के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक। तो यही रहने दे रहे हैं, नेक्स्ट में हम लोग मिलेंगे एक्चुअली किसके साथ, हम लोग गैमोस थ्योरी ऑफ अल्फा डीके के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सही से टॉपिक को समझते और सीखते